बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो टेंसेस के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम टेंसेस के बारे में जानें, हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टेंसेस में हम ऐसे जुमलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कोई ना कोई काम होगा। और जब कोई ना कोई काम होगा तो फिर इसका क्लियर मतलब है कि उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कामों को क्या कहा था हमने, क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वर्ब खुद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के होते हैं। एक होती है इस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ़र्स्ट फॉर्म वहाँ पे लगती है जब हम अपने ऐसे काम अपने प्रेजेंट टाइम में करते हैं, यानी मौजूदा टाइम में जो हम काम करते हैं उसमें हम फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जो हमारे काम माजी में होते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और थर्ड फॉर्म जो है वो हम अपने परफेक्ट जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। वो इंशाल्लाह ताला जब हम आगे मज़ीद ये सारे टेंसेस पढ़ते जाएंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी साथ साथ अपनी क्लियर करते जाएंगे। ये तो हो गई थोड़ी सी वर्ब के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं टेंसेस होते क्या हैं। तो टेंसेस के बारे में सिंपली आपने ये माइंड में रखना है कि टेंसेस कहते हैं टाइम को, यानी वक़्त को। अब वक़्त आपको पता है 3 तरह का होता है। एक वो वक़्त होता है जो हमारा माजी होता है, जो गुज़र चुका होता है। माजी वही वक्त होता है ना जो गुज़र चुका होता है, उसको कहते हैं पास्ट। एक वक़्त वो होता है जिसमें अभी हम मौजूद होते हैं, यानी हमारा प्रेजेंट। एक वो वक़्त होता है जिसकी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो है फ्यूचर। तो टेंसेस का मतलब क्या सिर्फ टाइम है? नहीं, टेंसेस का मतलब टाइम की ड्यूरेशन जिसमें हमने कोई ना कोई काम किया होगा। और ड्यूरेशन कौन सी है? 3 तरह की है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। यानी 3 तरह के टाइम में हमने जो काम किए होंगे उनको कहते हैं टेंसेस। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। यानी टेंसेस, अगर आपसे कोई पूछे टेंसेस क्या है तो आपने सिंपली उसको बताना है कि टेंसेस वक़्त, और उन उस सारे वक़्त में किए गए कामों को क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी आपकी चीज़ क्लियर। अब टेंसेस होते किस तरह के हैं? टेंसेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने बोला कि 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेंसेस यानी जो हमारा टाइम है वो कितनी तरह का होता है? वो 3 तरह का होता है। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, जब से दुनिया बनी है तो हम अभी जिस दौर में ज़िंदा हैं, तो इससे पहले भी तो टाइम था ना। जब से दुनिया बनी थी तो अभी मैंने क्या ज़िक्र किया है, पहले टाइम था तो वो गुज़र चुका, तो वो हो गया हमारा पास्ट। अब हम जिस इरा में रह रहे हैं, हम जिस वक़्त में रह रहे हैं, ये है हमारा प्रेजेंट। और अभी आने वाला टाइम जो अभी हमने देखा नहीं है वो हमारा कौन सा है? फ्यूचर है। तो टेंसेस 3 तरह के, बेसिकली 3 तरह के टेंसेस हैं। एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। अब ये जो 3 तरह के टेंसेस हैं इसकी आगे मज़ीद 4-4 शक्लें हैं। कितनी शक्लें हैं? इसकी मज़ीद 4-4 शक्लें। इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें कि आप समझें कि ये टेंसेस क्या है। ये दादा बुए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके बच्चे हैं 3। ये दादा जान हो गए, ये वालिद साहब हो गए, ठीक है। और इनके मज़ीद आगे कितने बच्चे हैं? 4। इसके भी 4। इन तीनों भाइयों के मज़ीद आगे 4-4 बच्चे हैं। वो कौन से होंगे? वो सिंपली होंगे, एक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तीसरे का नाम है पास्ट परफेक्ट और चौथे का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी एक के जो बच्चे हैं उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह जो दूसरा भाई है प्रेजेंट, उसके कितने बच्चे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
बिल्कुल इसी तरह जो तीसरा भाई फ्यूचर है, फ्यूचर के भी आगे 4 बचे हैं, उसने उनका नाम क्या रखा हुआ है? एक का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और चौथा कौन है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह ये टोटल टेंसेस कितने हो गए हमारे? 12 होंगे, जिसमें से आज हम जिस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आज हम इसको समझेंगे। हम अगर इकट्ठे सारे टेंस समझने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद हम कंफ्यूज हो जाएं, तो हम बारी बारी इन सारे टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का मतलब है हमारा मौजूदा टाइम में किया गया काम। ठीक है, वो काम जो हम अपने मौजूदा टाइम में करते हैं। इनडेफिनेट का क्या मतलब है? इनडेफिनेट का मतलब है कि हमें बस उसकी एक्चुअल कंडीशन का थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा हमारे माइंड में शक होता है कि क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है या वो काम अभी भी हमारा कंटिन्यू है, यानी हमें उसकी बस नोयत थोड़ी सी क्लियर नहीं होती। तो ऐसे सारे टेंसेस को, ऐसे सारे जुमलों को जिसमें हमें काम की एक्चुअल नोयत क्लियर ना हो कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है, तो उसको हम इनडेफिनेट के ग्रुप में लेके आते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट भी होगा, लेकिन वो हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसका अगला पॉइंट ये है कि इंडेफिनेट के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट बनाने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या चीज़ें मैंने लिख दी हैं? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है काम, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। यानी जब भी आपने इनडेफिनेट के, यानी इनडेफिनेट चाहे वो पास्ट हो प्रेजेंट हो, आपने जब भी इनडेफिनेट के जुमले बनाने हैं तो आपने सबसे पहले काम करने वाले को लिखना है, उसके फ़ौरन बाद आपने काम लिखना है और उसके एंड में वो चीज़ लिखनी है जिस पर काम किया जाए। अक्सर कई जुमले आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा, हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा मैं एक और टिप आपको दे दूं, लेकिन ये टिप सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं बताने लगी हूँ। ये 110% इसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि अक्सर केसेस में ये ऐसा नहीं भी होता। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में बात समझने के लिए कि जब उर्दू में कोई जुमला लिखा हो जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है या तो हो आएगा, तो हमें उर्दू के उस जुमले से आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है। और इसको बनाने का फार्मूला हमारा सिंपली ये है कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और उसके फ़ौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना। ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा, अब हम कोई जुमला लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वालदा खाना पकाती हैं। अब इसमें काम करने वाला कौन है? वालदा है। काम वो क्या कर रही हैं? पकाने का कर रही हैं। ऑब्जेक्ट किस चीज़ को पका रही हैं? खाने को पका रही हैं। तो 3 चीज़ें होगी ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माय मदर। वर्ब इसमें क्या है? पकाने का, तो वर्ब क्या हो जाएगा? माय मदर कुक्स। फूड आप कह सकते हो, आप मील कह सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और क्लियर करने वाली है, वो ये है कि मैंने वर्ब तो लगा दिया, एक्चुअल वर्ब तो था कुक, खाना पकाना कुक को कहते हैं, लेकिन मैंने एस क्यों लगाया? ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। एस मैंने इसलिए लगाया कि हम कौन सा टेंस पढ़ें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये रूल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। अब वो रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी इंडेफिनिट के वो टेंस जिसमें हम काम अपने मौजूदा टाइम में कर रहे हैं, और उसमें जब काम करने वाला बंदा एक होगा, जैसे मदर कितनी है? एक है ना। तो जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट हमारा एक होगा, तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना।
ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये किस में करनी है? सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में करनी है। यानी ऐसे टेंस जिसमें हम मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं वो इंडेफिनिट का है। और इंडेफिनिट के टेंस हैं क्या, ये भी चीज़ मैं अभी आपकी क्लियर कर दूँ। इंडेफिनिट का टेंस वो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का या फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें हम अपनी रूटीन बताते हैं। यानी अपने रोज़मर्रा के कामों के बारे में बताते हैं, या अपनी आदतों के बारे में बताते हैं, या अपने स्केड्यूल के बारे में बताते हैं। वो ऐसे जुमले जिससे हमें पढ़ के ये आइडिया हो कि इसमें हम अपनी रूटीन को बता रहे हैं, या अपने स्केड्यूल को बता रहे हैं, या अपनी आदतों को बता रहे हैं, तो वो इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। यानी इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करें, अपनी रूटीन बताते हैं, अपने रोज़मर्रा के जो हम काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में भी यही है कि हमारी जो रूटीन हुई होती है उसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन उस रूटीन के बारे में बताते हैं जो माजी में गुजर चुकी होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला एक होगा मतलब जैसे अभी मैंने लिखा माय मदर, कितनी है? एक है। या मैंने लिखा ही, वो लड़का एक है। या शी, वो लड़की एक है। या इट, ठीक है। या नाउन लिख देती हूँ, जैसे नसीमा एक नाम है। तो इसमें जब हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब मैंने क्या लगाना है, तो फिर हमने क्या करना है, जब काम करने वाला प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, मैं सिर्फ दोबारा से बता रही हूँ, ये रूल लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। यानी प्रेजेंट डेफिनेट में जब हमने काम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है और सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला बंदा एक ही है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना है, और किसी टेंस में आपने नहीं करना। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। तो माय मदर एक थी, हमने उसको बना दिया कुक्स। ही शी इट होता या नसीमा होती, यानी नाम एक्चुअल हो जाता, और एक ही बंदा है और अपनी रूटीन बता रहा है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा कर देना। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और ये आपने चीज़ कभी नहीं भूलनी। और अगर आप ये चीज़ नहीं भूलेंगे तो फिर आप अपनी रूटीन बताते हुए कभी उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करेंगे। अच्छा, अब दोबारा से मैं लिखती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस है? जिसमें हम अपनी रूटीन बताते हैं, हम रोज़मर्रा के कामों के बारे में बताते हैं। और 90% उर्दू के जुमले ख़त्म होते हैं ता है, ती है, ते हो के ऊपर, तो वो कौन से होते हैं? इंडेफिनिट के जुमले होते हैं। बट फिर मैं दोबारा से बता दूं कि इसको 100% आपने लागू नहीं करना। यानी हर केस में ऐसा नहीं होता कि वो ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म हो तो वो इंडेफिनिट का ही जुमला होगा। बट ये टिप है आपके लिए, ताकि जब हम अर्ली स्टेज पे इसको समझने की कोशिश करें तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। दूसरा, इसके जो जुमले हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक कौन से होते हैं? पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव भी आप कह सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक होगा नेगेटिव सेंटेंसेस, एक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और चौथा भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इसमें क्या लगेगा? नहीं का इस्तेमाल लगेगा। पॉजिटिव कौन से जुमले हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी हम अपनी रूटीन सिंपली बता रहे हैं। नेगेटिव कौन से जुमले हैं जिसमें हमने नहीं का इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव कौन से हैं जिसमें हमने क्या का इस्तेमाल करना है। और दूसरे लास्ट वाला जुमले कौन से, जिसमें हमने क्या का भी इस्तेमाल करना है और साथ में हमने नहीं का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में काम करने वाला एक बंदा है, यानी एक नाम लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल हमने माय मदर की पढ़ी, या अगर हमने उस माय मदर की जगह ही शी इट लिखा होता या कोई नाम लिखा होता, तो हमने वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाना है? एस और ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। और आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या प्लूरल यानी जमा हो, काम करने वाले ज़्यादा लोग हों, फिर हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं करना। ये चीज़ आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। एस और ई एस का इजाफा हमने तब करना है जब काम करने वाला एक हो, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड कर दे। लेकिन आई, यू, वी, दे, देयर, देम, प्लूरल के साथ आपने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, कोई एस और ई एस का इजाफा नहीं करना। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मनफी जुमले बनाने के लिए, यानी ऐसे जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, ख़त्म ये भी ता है, ती है, ते है पे ही होती है, यानी हमारी ऐसी रूटीन जो हम नहीं कर रहे होते,
तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसमें अगर काम करने वाला वही सेम एक हो, ही शी इट हो, या कोई नाउन नाम हो, तो फिर हमने इस्तेमाल करना है डज़ नॉट का। लेकिन अगर काम करने वाले में हो मैं ख़ुद काम कर रही हूँ, या आप काम कर रहे हो, या ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, या प्लूरल दो या दो से ज़्यादा लोगों के नाम हो, तो फिर हमने उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है? डू नॉट इस्तेमाल करना है। ये कौन से जुमलों में करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी मनफी जुमलों में, ऐसे जुमले जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमने डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने क्या का, यानी हमने सवाल पूछना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो फिर हमने क्या करना है? डू और डज़ को, यानी डज़ या डू को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, और वो फिर क्या मीनिंग देंगे? डू और डज़ किसका मीनिंग देंगे? क्या का मीनिंग देंगे। तो डू और डज़ जब बाहर आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, और बाकी सेंटेंस हमने उसी फॉर्म में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और ऐसे जुमले जिसमें नहीं भी है और क्या भी इस्तेमाल किया है, तो उसका भी सेम फॉर्मेट है कि हमने डज़ और डू जुमले के बाहर ले आना है, उसके फ़ौरन बाद हमने सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को लिखना है, और उसके बाद हमने नॉट लगाना है, और बाकी फार्मूला सेम ही है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन चारों किस्मों तरह के जुमलों की जो मैंने अभी आपको रिकग्निशन बताई है वो समझ आ गई होगी। दोबारा से बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो जुमले हैं जिसमें हम अपनी रूटीन बताते हैं, अपनी आदतों के बारे में बताते हैं, या हम अपनी स्केड्यूल के बारे में बताते हैं। दूसरा, उर्दू के जुमले आखिर में ता है, ती है, ते हैं, तो है पे ख़त्म होते हैं, लेकिन दोबारा बता दूं कि 100% आपने इसको फॉलो नहीं करना, लेकिन ये एक टिप है आपके लिए कि ऐसे जुमले जो ता है, ती हैं, ते हैं, तो हैं पे ख़त्म होंगे, और उसमें हम अपनी रूटीन बता रहे होंगे। मेजर फोकस आपने रूटीन बताने पे रखना है। जो प्रेजेंट टाइम में हम बताएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके आगे 4 किस्म के जुमले होते हैं। एक सादा जुमले यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस उनको कहते हैं, जिसमें हम रूटीन बताते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं बल्कि इधर आपको इन चारों की थोड़ी एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि हमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। एक है मैं स्कूल जाता हूँ। फिर इसी जुमले को हम नेगेटिव अगर बनाएं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा? क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और चौथा हो जाएगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, हो गए ना 4 तरह के जुमले। एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव है, और एक वो इंट्रोगेटिव है जिसमें हमने नहीं का इस्तेमाल किया। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, इसको इंग्लिश में आई कहते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, यानी वर्ब है। वर्ब क्या है? इंग्लिश में जाने को गो कहते हैं। और कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या फार्मूला बताया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपने लगाना है प्रेजेंट डेफिनेट में फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट हो गया, इसके फ़ौरन बाद मैंने कहा वर्ब। वर्ब क्या है? जाने का। आई गो टू स्कूल। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं, वो स्कूल जाएं, हॉस्पिटल जाएं, बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, तो हमने उससे पहले टू का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई, और आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। अगर यहाँ ही होता तो फिर डज़ नॉट लगना था, शी होता तो डज़ नॉट लगना था, अगर कोई नाम होता, असलम अकेला होता तो डज़ नॉट लगना था, लेकिन आई है, आई के साथ डू नॉट लगाएंगे। यू होता तो डू नॉट लगना था, वही होना है तो भी डू नॉट लगना है। ज़्यादा प्लूरल नाम हो जाएंगे या दे होगा तो भी डू नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो अब क्या मैं स्कूल जाता हूँ, सवालिया आ गया, तो डू को हम बाहर ले आएंगे। डू क्या का काम करेगा? डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वही डू बाहर रहेगा। आई के बाद, यानी काम करने वाला आई है, आई के बाद हम लगाएंगे नॉट। डू आई नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको प्रेजेंट डेफिनेट की चारों तरह के सेंटेंसेस जो जुमले हैं उनकी समझ आ गई होगी। एक जुमला वो है जिसमें हम रूटीन बता रहे हैं और किसी किस्म के नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें हमने क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट,
यानी काम करने वाले को लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, उसके फ़ौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। दूसरा जुमला वो है जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करनी है, तो नहीं के इस्तेमाल के लिए प्रेजेंट डेफिनेट में डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे चूँकि आई का इस्तेमाल हुआ है तो आई के लिए हमेशा डू नॉट होगा। अगर यहाँ पे यू होता तो डू नॉट होना था। यहाँ पे वो होता लड़का या एक लड़की तो फिर यहाँ पे ही और शी डज़ नॉट आ जाना था। और अगर यहाँ पे कोई एक नाम होता तो उसके साथ भी डज़ नॉट आ जाना था। अब सवालिया के लिए हमने डू और डज़ को ही बाहर उठा के लाना है। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, चूँकि मैं है, मैं के साथ डू आया तो डू बाहर ले आए, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया। आई होप आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस समझ आ गया होगा। सिंपल है। ऐसे जुमले जिसमें हम क्या बताते हैं, अपनी रूटीन बताते हैं, अपनी आदतों के बारे में बताते हैं, अपने शेड्यूल के बारे में, अपने स्केड्यूल के बारे में बताते हैं, वो होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ठीक है। और टिप ये थी जो कि फिर मैं बता रही हूँ, 100% आपने उसको नहीं लेना। टिप थी सिर्फ कि अगर आपको ना समझ आ रही हो तो उर्दू का जुमला अगर आपके पास लिखा हो तो उसके आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं, तो हो, आ रहा हो, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट का होगा। ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में, 100% नहीं। लेकिन याद रखने की बात क्या है कि ये इंडेफिनेट टेंस वो है जिसमें हम क्या बताते हैं, अपनी रूटीन बताते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी दोबारा से बस मैं आपको एंड पे रिकॉल करा दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या हमने पढ़ा कि अगर काम करने वाला एक बंदा है, यानी है असलम, या हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी माय मदर, एक था ना, एक बंदा है, या उसकी जगह ही लगा हुआ है, या शी का इस्तेमाल हुआ है, एक लड़की, या इट के बारे में बात हो रही है, तो फिर हमने जब इसका नेगेटिव जुमला बनाना है, जब हमने इसका मनफी जुमला बनाना है, ऐसा जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, तो फिर हमने उन जुमलों के साथ क्या लगाना है, डज़ नॉट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर काम करने वाले आई है, या यू है, या वही है, या दे का इस्तेमाल हुआ है, या प्लूरल का मतलब है जमा, यानी काम करने वाला एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके साथ जब हम मनफी जुमला या नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। और इन्हीं जुमलों को अगर हम सवालिया जुमले बनाएंगे तो हमने इनके साथ डज़ बाहर ले आना है और इनके साथ हमने डू को उठा के बाहर ले आना है। सिंपल सी बात है। डू नॉट और डज़ नॉट को उठा के बाहर ले आएंगे तो ये किसका मीनिंग देंगे, ये क्या का मीनिंग देंगे। और सवालिया जुमले ऐसे जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, तो डज़ के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, कोई नाम हो सकता है, ही शी इट हो सकता है, आई यू वी देयर, प्लूरल हो सकता है, और डज़ के बाद या डू के बाद वो लगेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, और फिर बाकी सेंटेंस जो है उसको आपने कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। पढ़ा क्या है हमने, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वो जुमला जिसमें, वो टेंस जिसमें हम अपनी रूटीन बनाते हैं। और टेंस क्या है, टेंस टाइम को कहते हैं, और उस टाइम में करते क्या है, उस टाइम में हम काम करते हैं, और काम को हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। यानी ऐसे जुमलों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है, 3 है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म। और अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी अपनी रूटीन का मौजूदा प्रेजेंट टाइम, अभी वाले टाइम के बारे में पढ़ा। और इसमें एक कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सिंपली नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल होगा, और इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए ये डू या डज़ जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो वो हो सकता है, तुम क्यों लड़ते हो, किधर ख़त्म हो रहा है, ते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले हम वाई की क्यों की इंग्लिश करेंगे, वाई तुम है तो हम लगाएंगे डू, वाई डू यू फाइट। अच्छा, इसी तरह अगर हम कहें मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, इसके फ़ौरन बाद मैंने क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब का एक काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो आई टीच। किसको पढ़ा रही हूँ, आपको, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या हो जाएगा, आई टीच यू।
ये था प्रेजेंट डेफिनेट बनाने का तरीका। और फार्मूला फिर मैं एंड में आपको बता दूं, वो क्या है। सब्जेक्ट लगाना है, यानी काम करने वाले को आपने पहले लगाना है, उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब लगाना है, उसके फ़ौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इन तीनों चीज़ों के सेंटर में कुछ नहीं लगाना, वरना वो प्रेजेंट डेफिनेट नहीं बनेगा और आपका जो टेंस है वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आप चीनी का कारोबार करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या आपके वालिद साहब चीनी का कारोबार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके वालिद यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट, लेकिन आप के हुआ तो क्या बन जाएगा, ये योर फादर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, योर फादर। काम क्या करते हैं, कारोबार करते हैं। योर फादर डील। अब फादर कितने हैं, फादर एक है, तो क्या हो जाएगा, फादर एक है तो सब्जेक्ट की जो ये वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगेगा ना, तो हम क्या लगाएंगे, योर फादर डील्स किस में, यानी किस पे काम हो रहा है, चीनी पे काम हो रहा है, तो योर फादर डील्स इन शुगर। आपके वालिद साहब चीनी का कारोबार करते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, योर फादर, फादर अब एक है तो हम यहाँ लगाएंगे डज नॉट। और जब डज आ गया तो फिर ये डील्स नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा डील। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस ई एस जो है डज के साथ ऐड हो गया। योर फादर डज नॉट डील इन शुगर। और इसका सवालिया बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डज बाय ले आएंगे। डज योर फादर डील इन शुगर। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे डील्स नहीं किया क्योंकि डज लगाया हुआ है और डज के साथ ई एस हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए। और इसका नेगेटिव बनाना हो तो डज योर फादर नॉट डील इन शुगर। तो ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना पास इंडेफिनेट के लिए टेंस का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।